बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा 10वां लेक्चर है 9th के केमिस्ट्री का, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3-4 चीज़ें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के बाद हम डिस्कस करेंगे उसके टाइप्स जो कि हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। उसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद हमारे पास आ जाता है फार्मूला मास, और फार्मूला मास के बाद आपस में हमारे पास आ जाता है फार्मूला यूनिट। तो ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सही है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमने केमिकल फार्मूला डिस्कस करना है। केमिकल फार्मूला के बाद हमने डिस्कस करने हैं इसके टाइप्स के बाद हमने डिस्कस करने हैं फार्मूला यूनिट। बस वो इसी में आ जाता है, केमिकल फार्मूला और उसके टाइप्स हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास केमिकल फार्मूला क्या होता है। अगर इसका हम डेफिनेशन कर ले तो केमिकल फार्मूले का हमारे पास डेफिनेशन कुछ यूँ आ जाता है कि इट इज़ द साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड या केमिकल स्पीशी, the symbolic representation of a compound, molecule और ion। ये बहुत इसका सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। symbolic molecule, atom, आयन एट्सेट्रा। क्या होता है कि हमारे पास ये कुछ सैम्बल्स होते हैं, जिस तरह कि हमारे पास हर एक एटम के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल है। कार्बन के लिए अलग सा सिंबल है, हाइड्रोजन के लिए अलग सिंबल है, हर एक चीज़ के लिए अपना एक अलग अलग सिंबल है। तो ये उन्हीं सिंबल्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ अरेंज करते हैं, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कभी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, कभी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कभी आयन को रिप्रेजेंट करते हैं। इन चीज़ों के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है इस चीज़ का। आई समझ? जिस तरह कि हमारे पास H2O है, तो H2O क्या चीज़ें हैं? सैम्बल्स है ना। H भी हमारे पास एक सैम्बल है, O भी हमारे पास एक सैम्बल है। तो ये हमारे पास एक केमिकल फार्मूला है किस चीज़ का? वाटर का। HCl है, H अलग चीज़ का सिंबल है, Cl अलग चीज़ का सिंबल है, लेकिन दोनों को अगर हम लिख ले तो ये हमारे पास एक नया सिंबल बन गया, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक केमिकल फार्मूला है। तो सिंपल बात ये है, सादा अल्फाज में बात ये है कि हमारे पास सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी चीज़ के लिए, कंपाउंड के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, एटम के लिए, आयन के लिए, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास इस चीज़ का केमिकल फार्मूला है। अच्छा, अब इस केमिकल फार्मूले के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ एम्पिरिकल फार्मूले की, या चलो मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात कर लेता हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ H2O, तो अगर इस H2O में आप देख ले तो ये मैंने 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास इस एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 है, लेकिन 1 को हम नहीं लिखते। तो इस H2O से हमें एग्जैक्ट इसी फार्मूले से ये पता चलता है कि ये हमारे पास इसमें हाइड्रोजन की 2 एटम है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और साथ में अगर इसको हम रेशो ले ले तो हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है। तो सादा अल्फाज में ये है कि 2 हाइड्रोजन के एटम ने एक ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्ट करके ये चीज़ बनाया हुआ है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल का ओरिजिनल जो रेशो है मॉलिक्यूल का, तो ये रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमारे पास क्या चीज़ होता है, इसमें ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन या ओरिजिनल रेशो होता है कि किस चीज़ का रेशो, जिस रेशो के साथ ये हमारे पास डिफरेंट एटम्स मिले हुए हैं। जबकि हमारे पास एक और चीज़ होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास जस्ट वो जिस एटम से बने होते हैं वो होता है, लेकिन सिंपलेस्ट रेशो में होता है। किस चीज़ में होता है? सिंपलेस्ट रेशो में। लेट्स सपोज मेरे पास एक और चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6 और H6, और इस चीज़ को हम कहते हैं बेंजीन।
इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6 है। अब अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला में यही चीज लिखना चाहे तो ये हमारे पास CH बन जाता है। क्यों, यहाँ पे अगर आप लोग देख ले 6:6 है, और अगर उस रेशो का हम सिंप्लीफाई करना चाहे तो 1:1 बनता है ना। तो अगर आप यहाँ पे देख ले हमारे पास वही सिंपलेस्ट रेशो है ना, तो एग्जैक्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में सैम्बल्स के साथ उसका ओरिजिनल रेशो लिखा होता है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो लिखा होता है, जिससे आगे वो चीज़ और सिंपलेस्ट फॉर्म में न चले जाए। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म के साथ शर्त क्या है कि होल नंबर रेशो होगा, ऐसा ना हो कि आप डिसिमल्स में लिखें। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूले में हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक और फार्मूला में लिख लूँ C6H12O6 में लिख लूँ, ग्लूकोज का लिख लूँ C6H12O6, देखिए C6 है, H12 है, O6 है, लेकिन अगर इसका मैं एम्पिरिकल फार्मूला लिख लूँ तो ये मेरे पास CH2O बन जाता है। क्यों, क्योंकि अगर इस रेशो को आप सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास 1:1 बन जाता है ना। तो एग्जैक्ट यही सिंपलेस्ट रेशो इन्होंने लिया हुआ है और इनके सैम्पल्स के साथ लगाया हुआ है, तो ये हमारे पास इसका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। तो सादा अल्फाज में ये है कि आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला में एटम्स का जो रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट होता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में आपके पास वो ओरिजिनल होता है। सही है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाता है जिसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। सही है। थर्ड नंबर में हमारे पास एक और चीज़ आ जाता है फार्मूला यूनिट। आप लोग अगर जो हम आपके पास क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं, लेट सपोज मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूँ, NaCl, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास आयंस मिले हुए होते हैं। लेट सपोज ये जो सर्कल मैंने बनाया ये मेरे पास सोडियम का है, लेकिन ये जो डार्क मैं बना लेता हूँ ये मेरे पास क्लोरीन का है। तो इस तरह इसकी अरेंजमेंट होती है कि एक आयन दूसरा, एक सोडियम आयन तो दूसरा क्लोरीन आयन, एक सोडियम आयन तो दूसरा हमारे पास क्लोरीन आयन, और ये इसी तरह एग्जैक्ट अरेंजमेंट होती है और इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इनकी जो ज्योमेट्री है वो स्पेसिफिक होती है। इनकी जो एटम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के साथ अरेंज होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री के साथ अरेंज होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो अभी अगर आप देख ले कोई सा भी एक, लेट सपोज ये वाला मैं लेता हूँ क्लोरीन का एटम, तो इसको भी चारों ने घेरा हुआ है, 4 क्लोरीन ने, इस तरह इसको भी 4 क्लोरीन ने घेरा हुआ है। एक्जैक्ट ये सारे मॉलिक्यूल में ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप एक क्रिस्टल ले लें, आप एक क्रिस्टल ले लें तो आपके पास एक क्रिस्टल में हजारों एटम्स होते हैं, सोडियम के भी और क्लोरीन के भी, सॉरी एटम नहीं आयंस होते हैं। एक क्रिस्टल में आपके पास सोडियम क्लोराइड के हजारों आयंस होते हैं जो आपस में इसी तरतीब के साथ अरेंज हुए होते हैं। तो फार्मूला यूनिट हमारे पास सिर्फ इस एक यूनिट को कहते हैं कि आपके पास फार्मूला में जो चीज़ है वो एक यूनिट, इसे अगर आप ये कंसिडर कर ले तो ये आपके पास एक फार्मूला यूनिट होता है। सही है। अगर इसका एग्जांपल हम ले लें तो द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड विच शो द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन आयन इज कॉल्ड, मतलब कि पूरे क्रिस्टल में आपके पास जो चीज़ रिपीट होता है उसका सिंपलेस्ट यूनिट क्या है, तो उसका सिंपलेस्ट यूनिट यही है ना, एक Na है और एक Cl है। तो ये एक Na और Cl अगर आप ले तो ये आपके पास इसका एक फार्मूला यूनिट है कि कंप्लीट क्रिस्टल में कौन सा चीज़ ऐसा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला से जाहिर होता है, लेकिन ये सिर्फ किन के लिए होता है, ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। आयनिक कंपाउंड्स में आपके पास चूँकि क्रिस्टल बहुत बड़ा होता है और उसमें हज़ारों मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनका सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। सही है।
ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, मोल, एवोगाड्रो नंबर और वो चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह फिर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।